अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सामद शम्स, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ समथिंग रिलेटेड विद द पल्मोनोलॉजी एंड द टॉपिक नेम इज़ द पल्मोनरी एडीमा। एडीमा अच्छा जी। तो पल्मोनरी एडीमा है। तो पल्मोनरी एडीमा को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये मेरा लंग है। ओके, लेट्स से ये मेरा लंग हो गया, सही है। और ये हो गया ब्लड वेसल, सही है। ये लंग है और ये आपका ब्लड वेसल हो गया। लंग में ये आपका रफली में बना लेता हूँ एंडोथेलियम है, सही है। और ये लंग हो गया। अब क्या होता है कि लेट्स से आपका जो हमारा जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलती है। और वो प्रोटीन आपकी जो रिटेंशन करती है फ्लूइड की, सही है। क्या होता है कि बेसिकली जैसे पल्मोनरी एडीमा है ना, तो इसमें हमें याद रखना है कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर होते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन प्रेशर, जिसको आप ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन की जो प्रेशर है, सही है, वो है। दूसरा जो प्रेशर है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तीसरा जो प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो है इंटरस्टिशियल प्रेशर। प्रेशर, सही है। और एक अल्यूलर प्रेशर है या पल्मोनरी प्रेशर है। मैं लिख लेता हूँ पल्मोनरी प्रेशर, सही है। पल्मोनरी प्रेशर जो कि प्लूरल प्रेशर जो भी कहते हैं, सही है। अब क्या होता है कि जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन प्रेशर है, सही है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेशर ये आपका तकरीबन 28 mm ऑफ Hg होता है, सही है। और ये क्या कहता है कि ये अपने ब्लड वेसल्स में क्या कहता है कि फ्लूइड को रिटेन करता है, फ्लूइड रिटेंशन करता है। ये वाहिद प्रेशर है जो कि फ्लूइड को रिटेन करता है ब्लड वेसल में, सही है। अब दूसरा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो तकरीबन 7 mm ऑफ Hg होता है, सही है। और ये आपका फ्लूइड को विड्रॉ करता है टुवर्ड द लंग। तो ये लेट्स से मैं लिख देता हूँ, ये इसकी डायरेक्शन में बना देता हूँ। अब इंटरस्टिशियल प्रेशर जो है वो फ्लूइड को यहाँ से इंटरस्टिशियम में ले जाएगा, तो ये भी आउटवर्ड फोर्स होगा और ये तकरीबन 14 mm ऑफ Hg होता है। और इसी तरह पल्मोनरी या प्लूरल प्रेशर जो है वो तकरीबन 8 mm ऑफ Hg होता है, सही है। और वो भी टुवर्ड लंग ले जाता है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब क्या होता है कि लेट्स से 28 और ये तो 28 जो है वो रिटेंशन करता है और ये जो बाकी है वो फ्लूइड को उस जानिब धकेलते हैं। तो हम इसके डिफरेंस को देखेंगे कि इसके डिफरेंस से क्या होता है। अगर डिफरेंस में लेट्स से ये वाला ज़्यादा होगा तो इट मीन्स दैट कि फ्लूइड वहाँ पर जाएगा, या अगर प्लाज्मा प्रोटीन वाला ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट देयर विल बी द रिटेंशन। अब देखते हैं, तो लेट्स से ये 28 हो गया और ये दूसरा जो है वो कितना है, वो 7 + 14 + 8, सो ये तकरीबन 29 बनते हैं। तो 29 माइनस 28 इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। सो इट मीन्स 29 कौन सा प्रेशर है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाला है ना। सो इट मीन्स दैट ओनली 1 mm Hg का जो फ्लूइड है वो मूव करेगा टुवर्ड द लंग। आई थिंक देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन मोर। 1 mm ऑफ Hg का फ्लूइड जो है वो लंग्स की तरफ जाएगा और प्लाज्मा प्रोटीन प्रेशर जो है वो जो रिटेंशन करता है वो इतना इनफ नहीं है कि तमाम का तमाम फ्लूइड जो है वो रिटेन करे। तो 1 mm Hg बेसिकली फ्लूइड आपका नॉर्मली या फिजियोलॉजिकली जाएगा लंग्स की जाने। अब
टॉपिक की जानिब आ जाए, सो पल्मोनरी एडीमा, व्हाट इज पल्मोनरी एडीमा? पल्मोनरी एडीमा इज द एडीमा दैट इज caused ड्यू टू द, अब पल्मोनरी एडीमा काज, व्हाट इज पल्मोनरी एडीमा? सो अगर हम अब पल्मोनरी एडीमा को डिफाइन करने की कोशिश करें, सो इट इज द फ्लूइड within the lung greater than 1 mm of Hg, क्योंकि 1 हमने बताया कि 1 mm जो है वो नॉर्मली या फिजियोलॉजिकली होता है, तो इससे अगर ज़्यादा हो तो वो आपका पल्मोनरी एडीमा को इराइज करेगा। अब क्या होता है कि हम इसके फैक्टर्स को देखते हैं। what are the factors, what are the condition that lead to the pulmonary edema, और इस डायग्राम से हमें तकरीबन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पल्मोनरी एडिमा के रिलेटेड समझ आ जाएगा। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि फ्लूइड जो है 1 mmHg से कब ज़्यादा हो सकता है। अब मेरा कंसेप्ट क्या कहता है, मैं अगर डायरेक्टली कह दूं तो डिजीज़ वगैरह को छोड़ दे, सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड को ले जाता है, सही है। अगर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए, सो ये लेट्स से 7 से ज़्यादा होके ये 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, तो ये फिर यहाँ पर ये 29 तो नहीं रहेगा, ये 30, 31, 32, 33, तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, अपना जो कॉमन है, जो इसका ओरिजिनल है, उससे अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो इट विल लीड टू द पल्मोनरी एडीमा। सिमिलरली अगर मैं इंटरस्टिशियल प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ 14 से 15, 16, वट एवर यू इंक्रीज, सो ये भी आपका इस पर इफेक्ट करेगा और 1 mm से इंक्रीज होगा। सिमिलरली द पल्मोनरी प्रेशर, सो ये आपका कंसेप्ट क्लियर करते लेता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन प्रेशर को कैसे टैकल करते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन प्रेशर को अगर मैं कम कर लेता हूँ, लेट्स से ये 29 है, लेकिन ये मैं कर लेता हूँ 26, 27, तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका पल्मोनरी एडिमा काज कर सकता है। सो ये मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा इसके नाम लिख लूँ और फिर इसके डिजीज़ की जानिब देखते हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट मैंने बताया कि अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या कर लेता हूँ, इंक्रीज़ कर लेता हूँ, या फिर मैं इंटरस्टिशियल प्रेशर को बढ़ा लेता हूँ। इसी तरह ये और भी है, लेकिन ये हम अमूमन यूज़ नहीं करते, जो पल्मोनरी प्रेशर है। और तीसरा जो है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन प्रेशर, जिसको आप ऑन्कोटिक प्रेशर भी कह सकते हैं, उसको अगर मैं डिक्रीज़ कर लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये इसको हम डिक्रीज़ करेंगे और इन दोनों को हम इंक्रीज़ करेंगे, सही है। अब क्या होता है, अब हम देख लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये कब इंक्रीज होगा, कंडीशन क्या है? एक्स कंडीशन है जिसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल स्टेनोसिस, ये वो वाला वॉल नहीं है यार। अच्छा जी, पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस। अब पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस में कैसे हो सकता है, तो इसकी हम देख लेते हैं। लेट्स से ये मेरा लंग्स हो गया, सही है, लंग्स से ये मेरा हार्ट हो गया, सही है, लंग्स से आपका ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड आएगा और इसी तरह ये होगा। तो लेट्स से मिट्रल वॉल इस जानिब होता है, लेफ्ट साइड पर होता है, राइट साइड पर ट्राइकस्पिड वॉल होता है, सही है, ये मैं थोड़ा बना लेता हूँ। तो क्या होता है, अगर ये इफ़ेक्ट हुआ है तो ये जो ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है, ये लेट्स से ये इफ़ेक्ट हो गया, तो ये यहाँ पर इफ़ेक्ट होगा, यहाँ पर इफ़ेक्ट होगा, और लास्टली कहाँ पर इफ़ेक्ट आएगा, लंग पर इफ़ेक्ट आएगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि ये ब्लड वेसल है,
सही है। यहाँ पर ट्रैफिक हो गई लेट्स से, यहाँ पर लेट्स से यूनिवर्सिटी रोड में ट्रैफिक हो गई, तो इतनी ट्रैफिक है कि जो आपका इस्लामिक कॉलेज है वो भी आपका क्या हो गया, वो भी वहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। सो चूँकि यहाँ पर मतलब मसला तो यहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर भी इसका असरात हम देख सकते हैं। सो सेम इज़ द केस है, अगर यहाँ पर स्टीनोसिस हो गई, यहाँ पर जो रास्ता है वो तंग हो गया, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, सो उसका इफ़ेक्ट आपको वहाँ पर भी देखेगा, और वहाँ पर भी फ्लूइड जो है वो क्या होगा, रिटेन होगा। फ्लूइड रिटेंशन लीड्स टू द प्रेशर इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज की वजह से क्या हो सकता है कि फ्लूइड एक्युमुलेशन होगी, और फ्लूइड एक्युमुलेशन इज नोन एज द एडीमा एंड विद इन द पल्मोना, सो दिस इज नोन एज पल्मोनरी एडीमा। ओके, ये हो गया। या आप कह सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है कि हेस्टेरोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे पल्मोनरी एडीमा आपको देखने को मिलता है। अब दूसरा जो चीज़ है, ये तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया। अब सेकंड जो है वो इंटरस्टिशियल प्रेशर है। इंटरस्टिशियल प्रेशर इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है इंटरस्टिशियल प्रेशर? इंटरस्टिशियल प्रेशर या इंटरस्टिशियल जो रीजन है उसमें फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड से आपका लिम्फ बनता है, और वो लिम्फ फिर लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। लेट्स से ये जो चैनल है इसको मैं ब्लॉक कर लेता हूँ, लेट्स से मैं इस लिम्फ को कुछ कर लेता हूँ, लेट्स से मैं इसको ब्लॉक कर लेता हूँ, मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, या आप कह सकते हैं कि लेट्स से ये इफ़ेक्ट हो गया, लिम्फ एडिनोमा हो गया, या लिम्फ एडिनोपैथी हो गई, कुछ भी हो गया। सो यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिटेन होगा, और रिटेंशन लीड्स टू द pressure buildup, and pressure buildup leads to the fluid accumulation. The fluid accumulation leads to the edema within the pulmonary region. तीसरा जो है वो, ये तो pulmonary interstitial fluid हो गया, और जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका oncotic pressure या pressure of प्लाज्मा प्रोटीन। मैं इसको प्लाज्मा प्रोटीन का प्रेशर इसलिए कहता हूँ ताकि आप समझ सकें। प्लाज्मा प्रोटीन प्रेशर जो है प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से हो सकता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अल्ब्यूमिन है। इसके अलावा ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन वो भी ऐसी है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्ब्यूमिन है। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है अगर प्रोटीन बन नहीं रहे या एक्सक्रीट हो रहे। अगर बन नहीं रहे, अंडर सिक्रीशन। सो अगर अंडर सिक्रीशन है, ये तो बेसिकली सिक्रीट नहीं होता, बनता है, लेकिन आप लिख सकते हैं कि अंडर सिक्रीशन है। सो अगर ये बन सी नहीं रहे तो लेट्स से सिरोसिस, लिवर सिरोसिस हो गए, या लिवर की और कोई इब्नॉर्मेलिटी हो गई, सही है, तो उससे आपका ये कंडीशन लीड करेगा। अंडर सिक्रीशन या अंडर एक्सक्रीशन, ओवर एक्सक्रीशन, ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो इसमें इम्पोर्टेंट है नेफ्रोटिक डिजीज़ और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें जो फ्लूइड प्लाज्मा प्रोटीन है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन की जो रिटेंशन पावर ऑफ फ्लूइड है वो ख़त्म हो जाती है, और जो आपका फ्लूइड है वो लीड करेगा टुवर्ड प्लाज्मा पल्मोना एंड लीड टू द पल्मोनरी एडीमा। सो ये कुछ कंडीशन थे, और ये था ऑल अबाउट द pulmonary edema. Hope you enjoy and learn something. Thank you for watching. Love you guys.